Hi, myself Faisal Yasin, and I've completed my BLLB from Aligarh Muslim University, and further I enrolled in Jamia Millia Islamia to pursue my masters. And I'm about to complete my masters in 2023 in criminal law. So my interest is to teach. That's why I am here in order to make you understand CPC or to make you play with CPC. बेसिकली जब आप कॉलेज में होते हैं तो टीचर्स आपको हवाइया बना देते हैं सीपीसी की सब्जेक्ट की। सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आपको समझना हो या फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाना हो तो सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक सीपीसी का ब्रॉड ओवरव्यू ले लेंगे। तो सीपीसी हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले अगर सीपीसी पढ़ने के लिए, हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें उसकी बेसिक डिटेल्स जानना बहुत जरूरी होती है। यस सर। सीपीसी बेसिक डिटेल्स में इसकी क्या क्या आ जाती है, इसका इनैक्टमेंट ईयर क्या है, ठीक है, ये फोर्स में कब आया, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, कितने ऑर्डर्स होते हैं, और ऑर्डर्स और सेक्शंस का क्या डिफरेंस है, वहां क्या क्या पर्पस है उनका। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो टोटल सेक्शंस आपके सीपीसी में कितने हैं, 158, इंग्लिश में 100 और 158, और टोटल ऑर्डर्स हैं आपके 51। ठीक है, तो क्या पर्पस है, उससे पहले थोड़ा सा कि कब ये फोर्स में आया, कब इनैक्ट हुआ ये। तो सीपीसी came into, I think it's came into force on 1 जनवरी 1909। ठीक है, हमें ये डेट याद रखने की क्या जरूरत है, ये डेट इसलिए याद रखने के लिए क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बार ये डेट पूछी जाती है एज अ क्वेश्चन कि सीपीसी केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये होता है कि सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनका पर्पस क्या है। ठीक है, सेक्शंस सेक्शन बेसिकली आपको क्या बताते हैं, सेक्शंस आपको बताते हैं ब्रॉड फ्रेमवर्क। सॉरी, सेक्शंस आपको बताते हैं कि एक फ्रेमवर्क बता देते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स बता देते हैं सेक्शंस आपको कि सीपीसी में क्या क्या चीजें डील हुई हैं। ठीक है, सेक्शंस आपको बताते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसी के साथ अब आप हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर्स ऑर्डर्स आपको क्या बताते हैं, ये बताते हैं क्लियर एलैबोरेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, जो भी आपकी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, समन जा रहा है, प्लेंट हो फाइल हो रही है, डब्ल्यूएस फाइल हो रही है, वो कैसे फाइल होती है। तो ऑर्डर्स आपको बताते हैं क्लियर एलैबोरेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ऑर्डर्स आपको बताते हैं क्लियर एलैबोरेशन ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब जो भी आपका कोर्ट में केस चलेगा, सिविल केस चलेगा, वो कैसे चलेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको कोर्ट के सामने, जज के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपके बेसिकली ऑर्डर्स बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि
हम देखते हैं लॉ जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंडियन पीनल कोड, ठीक है, 1860, सीआरपीसी 1973, ठीक है, एविडेंस एक्ट आईईए जिसे शॉर्ट में लिखते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉज है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिविल लॉज, ठीक है। सीपीसी जो है वो आपका 80 to 90% कवर करता है आपके सारे सिविल लॉज को। जैसे हम क्रिमिनल में देखते हैं कि आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, सीआरपीसी प्रोसीजरल है। तो आईपीसी के जो सेक्शंस है, जो पनिशमेंट दी गई है, उन्हें एनफोर्स करने के लिए हम सीआरपीसी में जाते हैं, और वहां पे एविडेंस एविडेंस देने होते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट की। सेम इसी तरह जब हम आपका सिविल लॉज, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जब हम आपका सिविल लॉज देखते हैं तो सिविल में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपके आ गए सेल्स ऑफ गुड्स है, ठीक है, आपका आ गया टीपीए, ठीक है, और आपके क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉज हैं आपके, जैसे हो गया टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ज्यादातर क्या, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया आगा आपका, मुस्लिम हो गया, हिंदू लॉ हो गया, हिंदू लॉ है, ठीक है। तो अब इनकी इसमें जो चीजें दी गई हैं वो कैसे होती है, वो किस एक प्रोसीजर से गवर्न होगी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी गवर्न होती हैं सीपीसी से, ठीक है। दैट्स व्हाई सीपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू क्लियर जुडिशरी। बाकी सीपीसी में अब क्या है, जैसे हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखा, मतलब जर्नल इंट्रोडक्शन देखा कि कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कब फोर्स में आया ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट, कि सेक्शंस का क्या पर्पस है, ये बेसिकली जर्नल प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है, कि रेस जुडिकाटा क्या है, ठीक है, जैसे हम सेक्शन 11 में पढ़ते हैं, सब जुडिस क्या है सेक्शन 10 में पढ़ते हैं, ठीक है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या है। उसके बाद सेम हम ऑर्डर देखते हैं कि जो इन सेक्शन में चीजें दी गई हैं, ठीक है, उनकी उनको जो मतलब एनफोर्स में लाएंगे, ठीक है, उनका जो प्रैक्टिकल बेसिकली यूज होगा, प्रैक्टिकल यूज होगा, वो आपके ऑर्डर्स में है। जैसे ऑर्डर 7 आपकी बात करता है प्लेंट की, ठीक है, ऑर्डर 5 करता है समन की। अब जैसे कोई समन प्लेंट फाइल हुई है, किसी का कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में जाके, तो वो कैसे करेगा वो हम ऑर्डर 7 में जाके देखेंगे। उसके बाद है आपका ऑर्डर 8 डब्ल्यू एस, जब आपको समन चले गए हैं तो जिस डिफेंडेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, तो जिस पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है वो क्या क्या रिप्लाई करेगी, कैसे रिप्लाई करेगी, तो बेसिकली ये सारी चीजें हम ऑर्डर्स में डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉ दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल हमें पता है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ठीक है। आईपीसी जो है आपका सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, जो आपकी राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है, ठीक, ठीक है। लॉ भी जैसे दो तरह के होते हैं, लॉ आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ क्या बता रहा है, सब्सटैंटिव लॉ बताता है कोई भी राइट्स या ड्यूटीज ऑफ अ पार्टी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज या फिर लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है, ठीक है। प्रोसीजर लॉ क्या बताता है कि बेसिकली एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जो भी ये राइट्स एंड ड्यूटीज है ना, इनको आप एनफोर्स कैसे करेंगे वो आपका प्रोसीजर लॉ बताता है, ठीक है। प्रोसीजर लॉ बताता है आपका
एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, किस चीज का? सब्सटैंटिव लॉ को आप कैसे एनफोर्स करेंगे वो आपका प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो आपका सीपीसी है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। सीपीसी एक आपका प्रोसीजरल लॉ है। और ठीक है कि सीपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है, ये एक केस में भी बात की गई थी जिसका नाम है घनश्याम दास केस, आप याद रख लीजिए। 1984 का केस है जिसमें क्या बोला गया कि सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है बेसिकली। जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें दी गई हैं, सोगा में दी गई हैं, टीपीए है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, तो उनमें जो भी आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज बताई गई हैं वो कैसे एनफोर्स होंगी, वो आपके सीपीसी के थ्रू एनफोर्स होंगी। आप कोर्ट में जाएंगे तो आप सीपीसी की मदद लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका एक, जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ेंगे सीपीसी का, ठीक है, उसके साथ हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर उसका जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है उनका एक ना एक दूसरा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर जरूर होगा। जैसे ठीक है, जब भी कोई सेक्शंस पढ़ेंगे उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर हम उसके साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें बेसिकली पता चल पाए कि कैसे प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस करेंगी इन कोर्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम पढ़ते हैं आपका फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 26, ठीक है। सेक्शन 26 जो है सीपीसी का वो बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है, ये बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है, सेक्शन 26 बताता है। तो सेम चीज आपको जब हम सेक्शन 26 पढ़ते हैं कि सूट कोर्ट में कैसे फाइल होगा, इसी के साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है ऑर्डर 4, ठीक है। इसी के साथ ऑर्डर 4 पढ़ा जाता है सीपीसी का। तो ये भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की ही बात करता है, ठीक है, ये भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। और ऑर्डर 4 में बस ये बता दिया जाता है कि, ठीक है, ऑर्डर 4 में ये बता दिया जाता है, पहले तो सेक्शन 26 में बता दिया जाता है कि कोई भी प्लेंट आप प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है, कोई भी प्लेंट आप, एवरी प्लेंट शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है, हर प्लेंट एक कोर्ट में जाएगी। उसके बाद ऑर्डर 4 में ये बताया जाता है आपकी जो भी प्लेंट जाएगी उसके साथ क्या क्या अटैच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा है आपका सेक्शन 88, ठीक है। सेक्शन 88 बेसिकली टॉक्स अबाउट द इंटरप्लीटेड सूट, ठीक है। जब सेक्शन 88 पढ़ेंगे आप तो इसके साथ आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है ऑर्डर 35, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे उसके साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर जुड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आपका क्या हो गया, सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे आपका समन्स होता है, ठीक है। सेक्शन 27 में हम देखेंगे जब समन की बात होती है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है ऑर्डर 5, ठीक है। तो बेसिकली ये पढ़ने का एक तरीका होता है कि सीपीसी को आप कैसे पढ़ेंगे। और कभी भी याद रखिए कि सीपीसी को ना सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा जाता कि पहले आपने 158 सेक्शन पढ़ लिए उसके बाद आप ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 पे जा रहे हैं, ऐसे कभी भी सीपीसी नहीं पढ़ा जाता है। क्योंकि हमने यही देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर तो बेसिकली जब आप
सेक्शन 27 पढ़ लेंगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप सेक्शन ऑर्डर 5 पे जंप करेंगे, उसमें देखिए उसके साथ क्या है। ठीक है, आप देखिए, हमें जब सीपीसी पढ़ना है, जब हमने कहा कि हमें सेक्शन वाइज नहीं पढ़ना है कि 1 2 3 4 5 6 में क्या है, ठीक है, फिर ऑर्डर में क्या है, तो हम सीपीसी पढ़े कैसे। ठीक है, तो हम जब सीपीसी पढ़ते हैं ना, तो बेसिक हम पढ़ेंगे कि एक सूट जो है वो कोर्ट में कैसे रन हो रहा है। ठीक है, सूट कोई भी फाइल हुआ है तो वो कोर्ट में कैसे रन हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग हम सीपीसी पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी सूट फाइल होना है किसी कोर्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक आपका टाइमलाइन है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्लेन फाइल होती है। ठीक है, प्लेन फाइल हो गई, ठीक है, जो प्लेनटिव है प्लेन फाइल कर दी। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है, बुलावा जाता है, समन्स जिसे कहते हैं, समन्स जाते हैं डिफेंडेंट को। ठीक है, ठीक है, अब आपके समझ गए कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे किसी बंदे ने केस फाइल किया है, अब तुम कोर्ट में आके जवाब दो अपने। ठीक है, अब समझ हो गए, समझ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। अब आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है। रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है, ये आपका डिफेंडेंट फाइल करता है। ठीक है, इसमें क्या बताता है, जो भी प्लेंट में चीजें लिखी होंगी कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया, ठीक है, इसने मेरे 50,000 ले लिए, वहां पे ये डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में उन चीजों का रिप्लाई देता है कि हाँ मैंने इससे 50,000 रुपए लिए थे या नहीं लिए थे, कि मैंने इससे 50 तो नहीं 40,000 लिए थे। तो हम बेसिक आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर्स में ये कैसे एलैबोरेटेड है। ठीक है, उसके बाद जब रिटन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, प्लेंट हो गई, समन्स हो गए, रिटन स्टेटमेंट हो गई, अब क्या होगा, अब कोर्ट के पास दोनों पार्टीज आएंगी। अब क्या होगा, इन दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब दोनों पार्टीज आ गई कोर्ट के सामने, अब दोनों पार्टीज का क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब एग्जामिनेशन हो जाएगा कि अच्छा तुम बताओ अपने विटनेसेस प्रूव, अपने विटनेसेस बुलाओ। ठीक है, क्या तुम्हारी कोर्ट पहले भी ये भी तो देखेगी क्या जायज केस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली दोनों पार्टी किस चीज पे लड़ रही है, ये आपके इश्यूज होते हैं। ठीक है, हम जैसे एविडेंस में बढ़ता है फैक्ट एंड इशू, मतलब मुद्दा क्या है, दोनों पार्टी जो कोर्ट में आई है वो क्यों आई है, वो रीजन बताओ हमें। ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेगी। उसके बाद इशू ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, जब कोर्ट ने इशू सेटल कर दिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका ट्रायल चलता है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रायल चलेगा, आप कोर्ट ट्रायल करेगी। ट्रायल के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रायल जब आपका कोर्ट कर लेगी, फिर ट्रायल के एंड में क्या आएगा, एक जजमेंट या डिग्री आएगी। ठीक है, जब आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा तो आपका एक जजमेंट आएगा, जेडी लिख देता हूँ मैं, उसको ज्यादा बेटर रहेगा। जजमेंट आएगा या एक डिग्री आएगी। ठीक है, बेसिकली डिग्री फॉलो विद जजमेंट। ठीक है, तो क्या है, अब आपका जजमेंट और डिग्री आ गई। अब क्या होगा, मान लो डिग्री आ गई, अब क्या होगा कि किसी एक पार्टी के फेवर में आएगी। ठीक है, या तो ए के फेवर में आएगी या बी के फेवर में आएगी। अब क्या होता है, जब अगर मान लो ए के फेवर में डिग्री आ गई, तो अब ए के पास क्या है, ए जाएगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया था कि इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है। ठीक है, अब ए के फेवर में डिग्री आ गई कि हाँ प्रॉपर्टी जो थी वो ए के थी, ए की थी। तो अब क्या जाएगा, ए जाएगा फॉरन एग्जीक्यूशन में कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करवाओ। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती हैं जो जो आपके ऑर्डर 21 में दी गई है। ठीक है, जो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी है। ठीक है, जिसमें 106 रूल्स हैं।
106 रूल्स है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी प्रीलिम्स में कि कितने रूल्स हैं ऑर्डर 21 में, ठीक है। तो अब जो है ए जो जाएगा वो एग्जीक्यूशन में जाएगा ऑर्डर 21 की हेल्प लेके कि भाई ये प्रॉपर्टी कोर्ट का जजमेंट आ गया है, ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो, ठीक है। दूसरी पार्टी जो बी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, सॉरी जो जजमेंट डेटर है, ठीक है, जो जजमेंट डेटर है, ठीक है, एक होता है जजमेंट क्रेडिटर, एक होता है जजमेंट डेटर, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बी क्या करेगा, बी जाएगा अपील में, रिव्यू में या रिवीजन में, ठीक है। बी कहाँ जाएगा, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ठीक है। अपील में जाएगा या तो रिव्यू में जाएगा, रिवीजन में जाएगा। वो क्यों जाएगा, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सिविल जज जेएमएफसी का जो होता है बेसिकली जूनियर डिवीजन का, उसका जजमेंट गलत भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है उसने सही फैक्ट्स पे या सही मेरिट्स पे जजमेंट दिया हो, ठीक है। तो इसलिए बी जाएगा आपका अपील में और ए जाएगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे तो वो इसी तरह पढ़ेंगे कि क्या है, सबसे पहले क्या हो गया, प्लेन फाइल होगी। प्लेन क्या फाइल होती है, ऑर्डर 7 में देखेंगे तो हम वहां पे प्लेन डिस्कस की हुई है, ठीक है। उसके बाद समन्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डर 5 में आपके समन्स डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 8 में आपकी रिटन स्टेटमेंट डिस्कस करी हुई है, ठीक है, प्लेन फाइल हुई। ऑर्डर 7 में ये आपको बताया गया है कि कैसे कैसे या आपको क्या क्या चीजें प्लेंट में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है इसका, ऑर्डर 7 रूल 11 जिसे कहते हैं, ठीक है। वो खैर हम अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। रिटन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट में क्या है कि ऑर्डर 8 में आपका बताया गया कि कैसे स्पेसिफिक डिनायल होगा, इवेसिव डिनायल होगा, सेट ऑफ क्या होता है, या मतलब सेट ऑफ क्या होता है बाकी, है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो गई, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कहाँ दिया है, ऑर्डर 10 में दिया हुआ है। जब दोनों पार्टीज कोर्ट बुलाएगी तब उनका एग्जामिनेशन करेगी कि भाई अच्छा मसला बताओ क्या है, कोई विटनेस है क्या तुम्हारा या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 14, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आपके कहाँ होते हैं, ऑर्डर 14 में। फिर वहां पे कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है कि अच्छा ठीक है, ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ट्रायल आपका कहाँ होता है, ऑर्डर 18 में आपका ट्रायल चल रहा होता है, ठीक है। जजमेंट डिक्री आपकी कहाँ आती है, ऑर्डर 20 में आपकी जजमेंट डिक्री की बात होती है, ठीक है, कि कितने दिनों के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का है, ऑर्डर 21 में आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। फिर हम अपील देख लेते हैं, ऑर्डर 41 में हम आपका अपील देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सीपीसी पढ़ेंगे तो ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। सबसे पहले प्लेन पढ़ी, ठीक है, उसके बाद आपके समन्स गए पार्टी को, ठीक है, प्लेन फाइल हुई। प्लेन में क्या होता है, वो कॉज ऑफ एक्शन अपना डिक्लेयर करेगा, बताएगा कि अच्छा क्या क्या है, क्या क्या मैं मांग रहा हूँ, अपनी प्रेयर भी लिख देगा उसमें, ठीक है। समन्स गए, समन्स क्या होता है, बुलावा होता है बेसिकली कि अच्छा अब आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है तो अब आप कोर्ट में आओ, या फिर उस पर साइन करके दो कि हाँ आपको समन्स रिसीव हो गया है। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल करो। रिटन स्टेटमेंट क्या है कि जो डिफेंडेंट है वो अपने सारे पॉइंट्स बताएगा। यहीं पे एक चीज आती है रिजॉइंडर रेप्लिकेशन, वो भी आगे पढ़ेंगे। रिटन स्टेटमेंट क्या है, रिटन स्टेटमेंट है कि आप जो डिफेंडेंट है वो अपने भी तो रिप्लाई देगा ना, ठीक है, क्योंकि जब भी हम सीपीसी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो एक आपकी रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी, फिर आपकी कोर्ट एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे, ठीक है, ट्रायल चलेगा कोर्ट में, ठीक है, जजमेंट डिग्री पास होगी। उसके बाद आपका अपील, रिव्यू और रिवीजन जो अग्री जो जजमेंट लेटर है वो इसमें जाएगा। बाकी एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग्स है, जो जजमेंट क्रेडिटर है, वो आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो बात आती है वो आपकी ये आती है कि हम सीपीसी जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पर्पस क्या है हमारा सीपीसी पढ़ने का, ठीक है। तो आपका सीपीसी का यही है कि हम देख लेते हैं कि नीड ऑफ सीपीसी क्या है, ठीक है। नीड ऑफ सीपीसी क्या है, देखिए अगर कोई भी आप लॉ देखें या किसी लॉ को भी देखें तो क्या होता है कि आप मतलब ये खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि अगर कोई लॉ पढ़ा जा रहा है तो वो क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है। पहली सबसे पहली नीड क्या है आपकी सीपीसी पढ़ने की,
कि एक मैक्सिम होती है उबी जस इबी रेमीडियम, ठीक है। उबी जस इबी रेमीडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। ठीक है, जहां भी किसी बंदे का कोई राइट एग्जिस्ट करता है और उसका ब्रीच हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो उसके लिए एक रेमेडी प्रोवाइडेड है लॉ में, ठीक है। इस मैक्सिम को इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू दिस मैक्सिम, ठीक है। एक रीजन आपका ये है कि हम सीपीसी आपका क्यों पढ़ते हैं, इस मैक्सिम को इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, एक आपने मैक्सिम पढ़ी होगी, ठीक है, ऑडी अल्टरम पार्टम, ठीक है, ये आपने मैक्सिम पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है, नो वन शैल बी हर्ड कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसका मतलब क्या है कि बिना किसी सुनवाई के किसी भी पार्टी को, बिना किसी सुनवाई के किसी भी पार्टी के अगेंस्ट कोई आप डिसीजन नहीं दे सकते, ठीक है। और ये हमें कहाँ से प्रूफ मिलता है कि बिना किसी सुनवाई के हम किसी को भी नहीं दे सकते, हमने ऑर्डर 8 में जो देखा था, ठीक है। ठीक है, हमने ये देखा था ना रिटन स्टेटमेंट की, ऑर्डर 8 में जो है, ऑर्डर 8 में क्या होता है कि पार्टीज बताती हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे प्लेन फाइल हुई, तो पार्टीज बताएंगी, पार्टीज को मौका दिया जाएगा कि आप बताइए जो आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, क्या वो सही फाइल हुआ है, या आपको कुछ और भी कहना है कि वो गलत है, या पार्शियली सही है, या होली सही है, ठीक है। तो इस मैक्सिम को इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए भी हम सीपीसी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सीपीसी एक ये हो जाएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी दो पार्टीज कोर्ट में गई हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी कोर्ट में गए किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए के फेवर में डिसीजन आ जाता है, ठीक है, ए के फेवर में डिसीजन आ गया। अब क्या है, बी तो अग्रीव्ड रह गया, ठीक है, बी के फेवर में तो डिसीजन नहीं आया, तो अब बी क्या करेगा, क्या बी दोबारा जाके उसी सेम चीजों पे केस फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि केस ऐसे था कि इसने मेरी प्रॉपर्टी ली, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, सेल ऑफ ओनरशिप थी, ठीक है, ट्रांसफर था, ठीक है, ओनरशिप पूरी आ गई थी बी के पास, लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज थे या नहीं थे, ठीक है, ये चीज कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दी, ए के फेवर में डिक्री आ गई। अब क्या बी दोबारा जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि नहीं सर आप मेरा केस दोबारा सुनिए, शायद आपने गलत सुना हो, ठीक है। तो इस चीज से भी बचने के लिए सीपीसी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसका उसका क्या है रीजन की, जो आप सीपीसी पढ़ते हैं कि एक सर्टेनिटी कर दो, ठीक है, एक दो पार्टीज के बीच में एक चीज सर्टेन कर दो कि ये डिसाइड हो गई है, इसके बाद ये वाली बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है।
ठीक है, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज। यहाँ पे वर्ड लीगल रिलेशनशिप यूज हुआ है। लीगल रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है? लीगल रिलेशनशिप है जो कोर्ट में एक जो जब वो पार्टीज कोर्ट में गई थी तो बेसिकली वो एक लीगली एक दूसरे से बाइंड हो गई कि अब लीगल कैरेक्टर में है वो। ठीक है, तो टू प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज, इसका मतलब क्या आएगा? इसका हम एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं? बहुत ही फेमस है सेक्शन 11 आपका रेस जुडी का। ठीक है, सेक्शन 11 रेस ड्यूटी का था। ठीक है, सेक्शन 11 रेस ड्यूटी का था। सेक्शन 11 रेस ड्यूटी काटा में आपका क्या क्या आता है कि जो दो पार्टीज थी, बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि जो दो पार्टीज थी वो कोर्ट में गई किसी मैटर को लेके, पार्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी मैटर को लेके कोर्ट में गई। अब एक बार जो इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो गया है, उस चीज को लेके वो वापस कोर्ट में नहीं आ सकती। क्योंकि क्यों क्यों नहीं आ सकती है? ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि आपका मे बी डिसीजन गलत हो। ठीक है, सही बात है, डिसीजन गलत हो सकता है, तो आप अपील रिव्यू रिवीजन में जाएंगे। ठीक है, आप सेम कोर्ट में वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी को जब कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगी ना उसको, तो उसके ओनरशिप का क्या फायदा, उसके पोजीशन का क्या फायदा अगर वो जो पार्टी जजमेंट क्रेडिटर है जिसके फेवर में जजमेंट आया है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर ही ना पाए। ठीक है। ठीक है, हमने देखा कि आपका सीपीसी क्या है, एक प्रोसीजरल सब्सटैंटिव है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सीपीसी जब भी पढ़ेंगे तो उसका कोई बेसिक इंट्रो देखेंगे। बेसिक इंट्रो में क्या है? कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कब ये इफेक्ट में आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि सेक्शंस क्या बताते हैं? सेक्शंस हमारा जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ऑर्डर्स क्या बताते हैं? ऑर्डर्स बताते हैं क्लियर एलाबोरेशन। ठीक है, टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, आपके सेक्शंस 158 है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉ दो तरह का होता है, सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। ठीक है, सिविल लॉ जो है, जो पहले क्रिमिनल ही देख लीजिए। क्रिमिनल क्या है? आईपीसी है। आईपीसी आपका सब्सटैंटिव लॉ होता है। तो सब्सटैंटिव लॉ में जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी लिखी हुई है, ठीक है, उनको एनफोर्स कौन करता है? आपका प्रोसीजरल लॉ करता है। ठीक है, एविडेंस या सीआरपीसी करता है। उसके बाद हमने देखा कि सिविल सिविल लॉस कौन से होते हैं? सोगा होता है, टीपी होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, एक्सेट्रा, काफी काफी है। उन सब का एनफोर्समेंट या उन सबको जो जो भी इस इन लॉज में चीजें बताई गई हैं, उनको कैसे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कहाँ है उनका? वो उनका सीपीसी में है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लॉ दो तरह के भी होता है। ठीक है, सब्सटैंटिव होता है, प्रोसीजरल होता है। ठीक है, सब्सटैंटिव क्या होता है? जो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज बताता है। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ आपका क्या होता है? जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बताता है, वो आपका प्रोसीजरल लॉ है। नेक्स्ट आपका है कि घनश्याम दास का केस था 1984 का, जिसमें बताया गया कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी ये सेक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आकर होते हैं, उनका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर एग्जांपल सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जब भी हम सेक्शन 26 पढ़ेंगे इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर 4 जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 88 इंटरप्रीटर सूट। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 35 पढ़ेंगे। इंटरप्रीटर सूट क्या होता है? ये मान लीजिए दो पार्टीज थी। ठीक है, और किसी तीसरे बंदे के पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो दो पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं किस प्रॉपर्टी के लिए? जो तीसरे बंदे के पास है। तो तीसरा बंदा कहता है भाई मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जब तक तुम लड़ रहे हो, ठीक है, तब तक ये मैं प्रॉपर्टी अपने पास रखता हूँ, या फिर मैं प्रिजर्व करता हूँ, या तो किसी मुझे एयर से आई थी। ठीक है, किसी ऊपर से सक्सेशन के थ्रू मुझे मिली थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप दोनों लड़ लो, जो जीत जाएगा मैं उसे ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो ये इंटरप्रेटर सूट है। खैर, अभी तो वो जर्नल से होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम सीपीसी पढ़ेंगे तो वो किस वे में पढ़ेंगे? सीपीसी जब भी पढ़ेंगे तो हम प्लेन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? प्लेन फाइल होती है। प्लेन के बाद आपका क्या होता है? समन्स जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट हो गया, एग्जामिनेशन, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ट्रायल, जजमेंट, डिक्री, अपील, रिवीजन। ठीक है, ये आपकी जो टाइमलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सीपीसी पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि सीपीसी पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं सीपीसी। पहला हमने देखा कि
उबी जस्ट एबी रेमिडियम जो मैक्सिम है, ठीक है, इसको इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, इसको इफेक्ट देने के लिए हम सीपीसी पढ़ते हैं। क्यों इफेक्ट देने के लिए? भाई ये कहता है कि अगर किसी का राइट है, ठीक है, तो उसके साथ कोई रेमेडी अटैच होगी। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी का राइट वायलेट हुआ है तो उसको रेमेडी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के क्या प्रिंसिपल्स हैं? एक जैसे आपने सुना होगा ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम होता है, ठीक है, बिना सुनवाई किए किसी के भी खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा मीनिंग इसका यही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? टू प्रोवाइड द सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा हो गया आपका, ठीक है। रेस जुडिकाटा क्या बताता है आपका कि रेस जुडिकाटा का मतलब होता है मैटर एट जज, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी मैटर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है, ठीक है, तो वो मैटर दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे प्लेंट उसी मैटर के लिए कोर्ट में नहीं लाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे बाकी सीपीसी में हमने देखा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया कि सीपीसी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। अब क्या होता है, हम एक बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक। ये ज्यूरिसडिक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन की बात हम करते हैं, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन तीन तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? पहला होता है आपका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होता है। दूसरा होता है आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा होता है आपका पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। पिक्यूनरी से आप वर्ड समझ ही रहे होंगे। पिक्यूनरी क्या होता है? आपका कोई भी मॉनेटरी, मतलब एक कोर्ट की जो लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन है, उसके बाद सीनियर डिवीजन होता है। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन तो है वो जो है वो कितने तक के केसेस को डील कर सकता है। जैसे कि क्या 10 लाख का केस है, 5 लाख का केस है, जिसकी वैल्यूएशन, मतलब बेसिकली वैल्यूएशन जो सूट की होगी वो कितने किस जज के पास कितनी पावर होती है किस वैल्यूएशन के सूट को डील करने की, आपका पिक्यूनरी बताता है, ठीक है। टेरिटोरियल तो आपको पता ही हो। टेरिटोरियल बेसिक टेरिटोरियल आपका क्या बताता है कि कहाँ पे आपका सूट फाइल होगा, ठीक है। क्या जिस कोर्ट के पास आपने केस फाइल किया है, क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उसे ट्राई करने का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो भी कोर्ट डील कर रही है, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने देखा है कि आपकी इंसॉल्वेंसी कोर्ट होती है, ठीक है। तो क्या इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, तो वो क्या, इंसॉल्वेंसी कोर्ट का क्या काम होता है? इंसॉल्वेंसी कोर्ट का काम होता है कि कौन बंदा इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट इज दिवालिया, ठीक है, कौन बंदा इंसॉल्वेंट है या नहीं, ठीक है। इतना काम होता है इंसॉल्वेंसी कोर्ट का, ठीक है। अब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी कोर्ट क्या करती है? इंसॉल्वेंसी कोर्ट सिर्फ ये काम होता है, अब क्या करती है, वो ये भी बता देती है कि हाँ इसके हक में प्रॉपर्टी जाएगी या नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में केस चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को रिलेटेड, ठीक है। अब बी कहता है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, बी जाता है इंसॉल्वेंसी कोर्ट में और अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहता है, ठीक है, किसी वजह से, ताकि उसे पैसे ना देना पड़े या जो भी रीजन हो, ठीक है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहता है, वो इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाता है। इंसॉल्वेंसी कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट। साथ ही में एक इशू और डिसाइड कर देती है कि जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है इन दोनों के बीच में वो ए के फेवर में, ठीक है। तो ये भी हम आगे देखेंगे रेस जुडिकाटा में जब हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन अगर आपके पास नहीं है तो क्या आपकी प्रोसीडिंग्स जो डिग्री आई है क्या वो वाइड होती है, वैलिड होती है, ठीक है। तो ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन हो गए। ये हम कहाँ देख लेते हैं? हम सेक्शन 9 में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपका कहाँ देख लेते हैं?
सेक्शन 16 से 20 देख लेते हैं। ये क्या कहता है यहाँ पे, सेक्शन 16 से 20 ये बताता है जो भी आपकी प्रॉपर्टी जहां भी सिचुएटेड होगी, ठीक है, केस आप वहीं फाइल करेंगे। ठीक है, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के लिए आपके 3 सेक्शन देखे जाते हैं, 3, 6 और 15। ठीक है, सेक्शन 3, 6 और 15। ठीक है, 15 बताता है कि जब भी आप केस एक फाइल करेंगे, ठीक है, जब भी आप एक केस फाइल करेंगे तो वो लोएस्ट कोर्ट में फाइल करेंगे जो उसे कॉम्पिटेंट करने के लिए मतलब जो कॉम्पिटेंट है उस केस को ट्राई करने के लिए। ठीक है, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी उस केस उस कोर्ट में ट्राई करेंगे, सब्जेक्ट टू पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, मतलब कि आप उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे कि क्या वो 3 लाख का सूट फाइल फाइल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे डायरेक्ट ही मान लेते हैं हम आपकी ये है सिविल जज सीनियर डिवीजन है। ठीक है, उसके नीचे आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन है। ठीक है, ये कितने तक का सूट फाइल ये ट्राई कर सकती है, ये कर सकती है 1 लाख तक का। ठीक है, 1 लाख हो गया। सीनियर डिवीजन आपकी कर सकती है 5 लाख तक का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है 50 लाख तक का। ठीक है, और हाई कोर्ट आपकी कर सकती है 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक केस होता है ए वर्सेस बी का। ठीक है, ए वर्सेस बी का केस है। सूट की जो वैल्यूएशन है, सूट की जो वैल्यूएशन है वो है आपकी, मान लीजिए 7 लाख। सूट की वैल्यूएशन है 7 लाख रुपए। ठीक है, अब सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हमें किस कोर्ट में सूट फाइल करना चाहिए। अगर सेक्शन 15 नहीं होता तो सबसे पहले हम कहाँ जाते, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते। क्यों, क्योंकि 2 करोड़ तक का, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर तक के या 2 करोड़ तक के ये सूट देख सकती है। ठीक है, तो 7 लाख तो ऑब्वियसली 2 करोड़ के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इसे ट्राई करने का। सेम गोज फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 50 लाख तक के सूट ट्राई कर सकती है, तो 7 लाख तो 50 लाख से कम ही है। ठीक है, तो इसके पास भी है सीजे। ठीक है, इसके पास 5 लाख तक का जुरिस्डिक्शन है तो ये ट्राई नहीं कर सकती है। ठीक है, और सेम गोस फॉर जेडी। ठीक है, जूनियर डिवीजन 1 लाख तक का है तो ये नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, जब भी आप सूट फाइल करेंगे पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड तो वो आपको लोएस्ट कोर्ट में करेंगे। तो अब ये दोनों कोर्ट तो आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों कोर्ट तो कर ही नहीं सकती। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक्शन 15 कहता है लोएस्ट कोर्ट जो भी होगी आप उसमें केस फाइल करेंगे। अगर ऐसे होता कि अगर सेक्शन 15 नहीं दिया होता तो सारे बंदे कहाँ पहुंचते, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंचते। एक तो एक्सपीरियंस कोर्ट है, एक्सपीरियंस जजेस है। ठीक है, लेकिन उन पे ये देखिए कि कितनी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हो जाती है और कितना लोड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये एक जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हो गया, हमने ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया सीपीसी का। ठीक है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसके बाद कैसे आप सीपीसी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे सेक्शन 96 आ जाता है, अपील्स की बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बाद हो जाती है। फिर एक सेक्शन 80 आपकी नोटिस, अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप को 2 मंथ्स का नोटिस देना होता है। ठीक है, बाकी ये चीजें दी हुई हैं। एक चीज और है जैसे इसमें कि जब आप ऑर्डर 9 पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पार्टी, मान लीजिए आप प्लेंटिव हैं, ठीक है, आपने समन दिया, ओ सॉरी प्लेन फाइल करी, कोर्ट ने समन पास किया, ठीक है, समन ऑर्डर किया, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है जिस दिन कोर्ट की हियरिंग है तो क्या होगा। ठीक है, डिफेंडेंट छोड़िए, प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, और मान लीजिए प्लेंटिफ आया, प्लेंटिफ आने के बाद क्या है, सॉरी डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया, और डिफेंडेंट ने कह दिया कि हाँ ठीक है मैंने इससे 50,000 रुपए ले लिए थे, या मान लीजिए 10,000 रुपए ले लिए थे, तो क्या प्लेंटिफ जो 50,000 का सूट था, फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट आ गया, 50,000 का सूट ए ने बी के अगेंस्ट फाइल किया है, डिफेंडेंट आ गया है जिस दिन कोर्ट की हियरिंग थी, लेकिन आपका प्लेंटिफ नहीं आया, और डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है कि ठीक है मैंने इससे 50,000 तो नहीं लिए, मैंने इससे 25,000 रुपए लिए थे। ठीक है, तो अब
क्या प्लेंटिव बाकी बचे हुए 25,000 के लिए कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है। ये चीजें हम ऑर्डर 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्डर 1 में पढ़ते हैं कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, कि प्लेंटिव होता है, डिफेंडेंट होता है। फिर हम ऑर्डर 1 रूल 8 में ऐसे ही पढ़ते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने की भी कुछ कंडीशंस होती है कि न्यूमरस पार्टीज होनी चाहिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक आपका इसको मतलब आगे तो डील करेंगे, कुछ टर्म्स होती हैं जो सीपीसी में समझना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन हो गया। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि कोई अग्रीव बंदा है, ठीक है, तो उसके पास केस फाइल करने का राइट कब आता है? जब उसका कॉज ऑफ एक्शन उसे मिल जाता है, ठीक है, तब वो केस फाइल कर सकता है। प्लेंटिफ क्या होता है? जो सूट फाइल करे, इसको हम डील करेंगे ज्यादा अच्छे से, ठीक है। प्लेंटिफ क्या होता है? जो सूट फाइल करता है, ठीक है। डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट वो होता है जो मतलब जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है जो भी प्लेंट में मतलब कह सकते हैं मुआवजा मांगा है, वो आपका रिलीफ होता है, ठीक है। पार्टीज क्या होती है? पार्टीज होती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्या उनके लीगल ईयर्स भी पार्टीज होती है, ठीक है, या नहीं होती है? तो ये सारी चीजें हम आपके सीपीसी में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपका ये हमने देख लिया कि जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसे कैसे आपका सीपीसी पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे ध्यान देना है कि पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, हमें सेक्शन देखना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर कौन सा है, हमें फिर वहां पे जाके देखना है कि जैसे सेक्शन 26 27 का आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है, सॉरी 27 का आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है ऑर्डर 5, सेक्शन 26 का है ऑर्डर 4, ठीक है। तो हम बेसिकली सीपीसी ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद ये सीपीसी ज्यादा मुश्किल है नहीं सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, सीपीसी में आपको हर चीज नहीं पढ़नी होती। जैसे कि ऑर्डर 21 है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो आपको 106 के 106 ऑर्डर्स नहीं पढ़ने हैं। जो आपके यूज के ऑर्डर्स हैं या जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिर्फ आपको वही ऑर्डर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप बैराक पढ़ेंगे, अगर आप प्री के लिए फोकस करते हैं, ठीक है, तो बैराक जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करिए, आप जहां से पीवाईक्यूज आ रहे हैं वहां से अपना मार्क करना बैराक में शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार 100 क्वेश्चन आ, जैसे कि सीपीसी के कितने, अगर प्रीलिम्स है, कोई प्रीलिम्स है, तो सीपीसी के आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? सीपीसी आपके 15 से 20 आपके क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं प्री में, ठीक है। तो सीपीसी मतलब काफी वेटेज रखता है। तो आप प्री कैसे क्लियर करेंगे? सिंपल सी चीज है, सारे पीवाईक्यूज उठाइए, एनालाइज करिए कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया जा रहा है, उस चीज को अपने बैराक में मार्क कर लीजिए, ठीक है। मार्क करने के बाद क्या है, आप उसे याद करते रहिए, लिखते रहिए बार बार। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसलिए आप यहाँ पे आए हैं या जिस जो आपको एग्जाम क्रैक करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन। अगर आपका रिवीजन थोड़ा सा भी लैग बिहाइंड कर रहा है, तो उतने ही चांसेस हो सकते हैं कि शायद आपका सिलेक्शन लैग बिहाइंड करे। पढ़ना एक बार में बहुत आसान है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं टेक्निकलिटीज आती हैं, उससे ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन यही है कि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, वो आपको बहुत सारी चीजें आसान कर दें, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।